हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमें लिखना क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो पोस्ट ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिक्स नेफ्राइटिक्स पोस्ट ग्लोमेरुलस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वो पूछ लेता है क्वेश्चन। तो उसमें हमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम लिखना है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिखना है। तो ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। मेरे टाइम पे मुझे बड़ा कंफ्यूज लगता था कि यार ये लिखना क्या है, आखिर में हमें पढ़ना क्या है और पेपर में कैसे पूछा जाएगा। तो एक सिंपल सा इस कंफ्यूजन को सबसे पहले क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या ही है, सबसे पहले हमें समझना है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक डिजीज नहीं है ना। नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक डिजीज नहीं है, एक बीमारी का नाम नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। सिंड्रोम का मतलब पता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। कौन कौन से 4 सिम्टम इसमें आते हैं? तो इसमें आता है हेमेटूरिया, रेड ब्लड सेल्स, रेड कास्ट सेल कास्ट इन द यूरिन में, मतलब खून आ रहा है, ठीक है, लाल रंग की यूरिन आ रही है, यूरिन में खून आ रहा है। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, वो प्रोटीन 3 ग्राम पर 24 आवर से कम का है ना। नेफ्रोटिक रेंज का नहीं है, प्रोटीन कम है। साथ में एडिमा भी हो सकते हैं, प्रोटीन कम है, बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, एल्यूमिन की डेफिशिएंसी है, तो एडिमा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एजोटेमिया, और एजोटोमिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर सॉरी यूरिन ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन है और जो यूरिया है, जो बहुत नॉर्मल लेवल्स में रहते हैं, उनका एबनॉर्मल कंसंट्रेशन में बढ़ जाना। क्रिएटिनिन जो लगभग 0.1 से लेकर के लगभग 1 से लेकर के 1.5 के आसपास रहता है, लेस देन 1 या अप्रोक्सीमेटली 1 के अराउंड रहता है, 1 के अराउंड रहता है। वो अगर 6 बन जाए तो फिर हम बोलेंगे एजोटेमिया की कंडीशन। यूरिया जो रहता है वो लगभग 30 से 45 के बीच में रहता है, अगर वो पहुंच जाए 70 पे पहुंच जाए तो गड़बड़ है, तो उसे हम एजोटेमिया बोलेंगे। उसके बाद एजो मतलब होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, सो नाइट्रोजनस एमिया मतलब ब्लड, तो ब्लड में अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बढ़ जाएंगे तो हम उसे एजोटेमिया बोलेंगे। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं, ठीक है। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज अ टिपिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ मोस्ट प्लोरीफरेटिव, ज्यादातर जितनी भी प्रोलिफरेटिव टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती हैं उन सब में ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ये जो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उनका उनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। अब प्लोरीफरेटिव जो टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें क्या आ जाता है, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, प्रोलिफरेटिव ल्यूपस के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो कौन सा होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसीलिए हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम में पेपर में अगर आता है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिखते हैं, ठीक है। आई समझ में बात? तो ये है द लीजन दैट कॉज द नेफ्राइटिक सिंड्रोम हैव इन कॉमन। क्या चीज कॉमन रहती है उनमें? कॉमन ये रहता है कि वो जो प्रोलिफरेशन होता है वो कॉमन रहता है, ठीक है। ऑफ ऑल सेल्स विद इन द ग्लोमेरुलाई, सारी जो सेल्स होती है उनमें सब में कुछ ना कुछ जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाएगा और वो ग्लोमेरुलर फंक्शन को गड़बड़ करेंगे। ऑफन अकम्पनीड बाय इन्फ्लेमेटरी लिगोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, जो ब्लड डब्ल्यूबीसीज रहते हैं वो जाके वहां पे जो उसमें मोनोसाइट्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, वो लोग जाकर के वहां पे इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और ग्लोमेरुलर फंक्शन को गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सारे जो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं उनका। अब प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस इस वाले जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम एक्यूट डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, डिफ्यूज एंडोकैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्यूज जो है पूरी किडनी गड़बड़ होती है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होता है और ये सारी चीजें डिफ्यूज में आती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन डिफ्यूज पूरे में होता है, ऐसे लोकल नहीं होता, फोकस नहीं होता, फोकल नहीं होता, फोकल का अपोजिट डिफ्यूज है। उसी तरह एंडोकैपिलरी मतलब उसमें जो कैपिलरी सेल्स होते हैं उनमें उनकी ल्यूमन में भी कुछ हमें डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज नोन टू फॉलो, एक एक्यूट इन्फेक्शन से आएगा,
एंड कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट एज एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरह वो प्रेजेंट करेगा। बता दिया कि इन्फेक्शन होगा उसके बाद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजिकल एजेंट एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज सब डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक होता है भैया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक्यूट नॉन स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब स्ट्रेप्टोकोकल से भी हो सकता है और नॉन स्ट्रेप्टोकोकल से भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल वाला मोर कॉमन होता है, इसीलिए हम जो पढ़ते हैं और पेपर में जो आता है जो हमें लिखना होता है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बुक में भी नॉन स्ट्रेप्टोकोकल का बहुत छोटा सा हिस्सा दिया है, तो हम खुद को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अनकॉमन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें अनकॉमन होता है। ठीक है, वेस्ट में अनकॉमन होता है, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे बड़ा कॉमन रहेगा। 2 से 14 साल के बच्चों को अफेक्ट करता है, लेकिन 10% ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसमें कि वो एडल्ट्स में भी हो सकता है, और वो 40 साल के 10% ऐसी केसेस होते हैं जिसमें कि वो 40 साल की उम्र के आगे, मतलब 40 साल से ज्यादा वाले पेशेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक यहीं पर कुछ बच्चों वाली बात है, ये अडल्ट वाली बात है। तो बच्चों में इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, मतलब इलाज अच्छा होगा, दवाइयों से असर करेंगी, बच्चों में अच्छा होता है, इलाज ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। एडल्ट में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, तो ऑनसेट 1 से 2 हफ्ते का पहले तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा। वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कई तरह का हो सकता है, मतलब 2 तरह के मेन है। क्या है, एक तो सोर थ्रोट, गला लग गया, फेरेंजाइटिस हो गया। दूसरा इम्पिटिगो हो गया, यानी स्किन इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन, तो उसकी दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद ये जो है किडनी में गड़बड़, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बाद 1 से 2 हफ्ते तक रहेगा इन्फेक्शन। उसके बाद वो पेशेंट को बोलेगा कि यार मेरी से एकदम से जो पेरेंट्स देख करके आएंगे बच्चे को लेकर के कि यार इसकी जो यूरिन है सर डॉक्टर साहब वो बिल्कुल रेड आ रही है, तो हम एकदम घबरा गए, कोला कलर्ड यूरिन आएगी। ठीक है, चलो समझ में आया इतना प्रेजेंटेशन। अब क्या क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे कैसे हो रहा है, तो वो हम देखते हैं। कई सारे जो सबसे पहले तो एविडेंस, इनके जो एविडेंस आए गए हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। पर्टिकुलरली नेफ्रेटोजेनिक टाइप्स होते हैं, टाइप 12 है ना, 4 और 1। रेड लेग ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इन पर हमें ये इनके जो कल्प्रिट्स हैं, जिन कौन से बैक्टीरिया ने हमें करा, तो भैया इसमें जो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है उसने करा है। और इसका जो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप 12, 4 और 1 है। और रेड लेक के बारे में बात की तो रेड लेक मैनिसोटा करके एक जगह, वहां पे रेड लेक में ये इनका एरिया था, वहां पे इसको पाया गया था। ठीक है, आइसोलेट किया गया था, तो इसीलिए रेड लेक नाम किया। द ग्लोमेरुलर लीजन्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द ग्लोमेरुलाई, ये जो ग्लोमेरुलर लीजन्स होते हैं वो जो ग्लोमेरुलस में जो हमारा जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस होता है वहां पे दिक्कत क्या आती है, वहां पे डिपोजिशन हो जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का। एक सिंपल सा C3 जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो अगर वहां पे डिपॉजिट हो गए, उनका एक्टिवेशन हुआ, बॉडी के अंदर लगभग 20 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वो अगर डिपॉजिट हो गए ग्लोमेरुलस में तो ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, तो हाइपो कॉम्प्लीमेंटेमिया हाइपो कॉम्प्लीमेंटेमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी। तो आगे पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, सुन लो। ठीक है, द एविडेंस साइटेड टू सपोर्ट एज एंड अंडर, अब जो जो एविडेंस हमें मिले कि हाँ भाई ये स्ट्रेप्टोकोकल बीटा ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल के थ्रू ही करवाते हैं, तो इसमें क्या क्या एविडेंसेस सपोर्ट में हमें जो मिले, जो आपको लिखने हैं 5-4 पॉइंट्स है वो हमें याद करने हैं। क्या क्या है, ये एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस है कि जिनको भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम हुआ वो 1-2 हफ्ते पहले सोर थ्रोट या स्किन इन्फेक्शन उनका हुआ था, पहले सिंपल सा 1-2 हफ्ते पहले अटैक आया था। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ लिंक्ड है नेफ्राइटिक सिंड्रोम और इसमें, या सॉरी नेफ्राइटिक सिंड्रोम में नहीं, जो हमारा एक्यूट प्लोरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम बोल रहे हैं उसमें मतलब ये लिंक है कि भैया इसमें जो ये जो दिक्कत है वो 1-2 हफ्ते पहले जो इन्फेक्शन हुआ था उसको, जो स्किन इन्फेक्शन हुआ था, जो सोर थ्रोट हुआ था, उससे लिंक्ड है वो। ठीक है, तो हमें समझ गए। लेटेंट पीरियड बिटवीन, अब एक और बात समझना है कि जो लेटेंट पीरियड 1-2 हफ्ते का हमने बोला वो काफी होता है, बराबर हमें पाया गया कि वो जो ड्यूरेशन है वो एक तो हमारे जो सिम्टम्स आने का ड्यूरेशन है वो, और वो जो बैक्टीरिया था उसने जो एंटीबॉडीज बनाई हमारी बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज बनी उस वो जो टाइम था वो लगभग बराबर था। तो मतलब 1-2 हफ्ते बाद उसके सिम्टम्स आए और फिर जब हमने एंटीबॉडी मेजर किया तो वो हमें बॉडी के अंदर मिल गई। तो ये भी एक सपोर्ट करता है कि हाँ ये दोनों चीजें लिंक्ड है, हमारी शरीर ने उस बैक्टीरियल एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई है। लेटेंट पीरियड बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इज कंपैटिबल विद द पीरियड ऑफ
पीरियड रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ एंटीबॉडी, उतने ही ड्यूरेशन में एंटीबॉडीज बन गई, मतलब कुछ ना कुछ लिंकेज था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी आइडेंटिफाइड बाय कल्चर और मे बी इन्फर्ड फ्रॉम एलिवेटेड टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस, दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। तो या तो हम बैक्टीरिया को कल्चर कर लें या फिर हमारे ब्लड में उस बैक्टीरिया में जो एंटीजन था उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनी उससे हम देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन था तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन करके उससे रिलेटेड सारे जो एंटीबॉडीज होंगी वो एंटी एंटी रहेंगी। तो पहला ही हो गया एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एएसओ टाइटर मिलेगा हमें, ठीक है, बॉडी के अंदर। एंटी डीएनएज एंटीबॉडीज मिलेंगी, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीबॉडीज मिलेंगी, एंटी एनएडीएज एंटीबॉडीज मिलेंगी, निकोटिनिल एडिनिल डाइन्यूक्लियोटाइडेज वाली एंटीबॉडीज मिलेंगी और एंटी हाइलोरिनेडेज वाली हाइलोरिनेडेज एंटीबॉडी AHAS, ठीक है, हाइलोरिनिक एसिड होता है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती है वो हमें मिलेंगी, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद मैंने बताया हाइपोकॉम्प्लेमेंटेमिया, ये मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि इंडिकेटिंग इन्वॉल्वमेंट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ शरीर के अंदर और वहां से हमारे जो प्रोटीन्स थे वो सारे ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट हो गए, जिसके बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की कमी आ गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजेनिक कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस व्हिच इज साइटोप्लाज्मिक एंटीजन। अब ये हमने बोला कि जिस एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज मिली तो वो हमने एंटीजन को भी आइसोलेट किया, वो एक साइटोप्लाज्मिक एंटीजन था और जिसको हमने एंडोस्ट्रेप्टोसिन बोला, ठीक है, एंडोस्ट्रेप्टोसिन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये आने वाला एमसीक्यूज के लिए, बाकी पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए अब जो पैथोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बिना तो पैथोलॉजी कुछ होगी नहीं, तो उसमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी है वो देख लेते हैं। ग्रॉस में हमें देखना है सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ किडनीज, दोनों किडनीज बड़ी हो जाएंगी। एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ किडनीज कहाँ मिलता है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में मिलेगा, मतलब एक आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है तो वो छोटी हो जाएगी और जो दूसरी आर्टरी वो कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एक मैंने बता दिया, एक लिंकेज है, याद रख लेना। सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ किडनी, दोनों किडनी बड़ी हो गई है, लगभग 1.5 से 2 गुना वेट हो जाता है जो नॉर्मल वेट होता है किडनी का, ठीक है। अब नॉर्मल वेट क्या होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किडनी का नॉर्मल वेट कितना होगा। The cortical as well as sectioned surface show petechial hemorrhages giving characteristic appearance of filly beaten kidney। जब आप उसको काटोगे, किडनी को हमने कट सेक्शन लिया, कॉर्टिकल सेक्शन लिया और उसका हमने उसका सरफेस सेक्शन में काटा, तो जो हमें मिलेगा वो जस्ट लाइक फिली बीटन किडनी मिलेगा। फिली बीटन का मतलब क्या होता है? फिली मतलब होता है मक्खी, बीटन मतलब होता है काटा। तो जब बहुत सारी मक्खी बहुत सारी एक एक के बाद एक काट लेगी तो हम उसको उस तरह का अपीयरेंस हमें मिलेगा। तो आपके पास, लेकिन मैंने आपको एक घोड़ा बना के बताया है, वो घोड़े का नाम क्या है जरा उससे फिर हम कहानी लिंक बैठेगी, घोड़ा मैंने क्यों बनाया है। तो जो घोड़ा मैंने बनाया है उसका नाम होता है, ये एफ है, फिली बीटन ग्रे हॉर्स। तो जब आप इसको जूम करके देखोगे तो भी हमें जूम करके अगर मैं देखूं तो ये जो हॉर्स है इसके यहाँ पे आपको पिटीची मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो हॉर्स है छोटे 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 डॉट 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 मिल रहे हैं, तो ये बात आप अच्छे से गौर करो। दूसरा, जब मैंने आपको ह्यूमन के अंदर फिली बीटन किडनी बताया, मतलब मक्खी जो फिली होता है, जो मक्खी होती है छोटी वाली, वो जब काटती है, फिली जैसे बोलते हैं, वो जब काटती है तो इस तरह के निशान बनते हैं, ठीक है। तो चलो हम वापस से आ जाते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये जो किडनी है ये उसका एक्चुअल अपीयरेंस है, फिली बीटन किडनी हमने बोला इसको। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा फिली बीटन किडनी कहाँ मिलती है, तो हमें बोलना है कि प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलती है, एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलती है, या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में मिलती है, या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलेगी, ठीक है। या और जो भी उसके दो दो नाम है, तीन तीन नाम है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, तो इन सब चीजों का याद रखना है। फिली बीटन किडनी बताया था, किडनी इज enlarged in size and weight, the cortex show any tiny petechial hemorrhages visible through the capsule। हमको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो petechial hemorrhages हैं वो हमें दिख रहे हैं, ब्लीडिंग हो चुकी है उनमें, ठीक है। चलिए अब ये तो हमने बाहर से देख लिया किडनी को, अब हमें देखना है लाइट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स के अंदर, अंदर से देखेंगे उसको लाइट माइक्रोस्कोप से, तो क्या क्या देखेगा देखते हैं। मैंने बोला कि उसको डिफ्यूज, हमने बोला डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला, तो मतलब डिफ्यूजली अफेक्टेड है पूरी किडनी, पूरी ये जो किडनी थी वो पूरी जाके अफेक्टेड है, ठीक है। इनलार्ज एंड हाइपरसेलुलर, बड़ी हो गई है, हाइपरसेलुलर सेल्स जो है वो बड़े हो गए हैं।
ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल, अब क्यों बढ़े मैंने बता दी, मेसेंजियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और ओकेजनली एपिथेलियल सेल्स, ये तीनों टाइप के जो सेल्स हैं वो उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, इसको हम एक्यूट प्रोलिफरेशन लीजन बोलते हैं। और एज वेल एज इन्फिल्ट्रेशन बाय ल्यूकोसाइट, साथ साथ में जब बड़े तो हो गए ये वाले जो उनके लोकल सेल्स थे वो भी बड़े हो गए इन्फेक्शन के कारण। और दूसरा जो ल्यूकोसाइट्स थे, जो हमारे बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज थे, जो योद्धा थे, वो जाके वहां पे घुस गए अंदर। तो चीफली पॉलीमॉर्फ्स आते हैं यानी न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और समटाइम्स कभी कभी मोनोसाइट्स भी आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्सुडेटिव लीजन होता है, ठीक है। मतलब एक्सुडेटिव लीजन मतलब कुछ ना कुछ फ्लूइड जो है वो वहां पे आ रहा है, तो ये लोग आते होंगे ब्लड के थ्रू एक्सुडेट होते होते, ठीक है। एक्सुडेशन मतलब यही होता है ना कि जो सेल्स हैं, ब्लड का कंपोनेंट वो बाहर आ गया है, फ्लूइड, तो वो चीज हो गई। स्मॉल डिपॉजिट्स ऑफ फाइब्रिन भी हमें कैपिलरी ल्यूमन के अंदर मिलता है और मेसेंजियम के अंदर मिलता है, तो जो एंडो कैपिलरी करके नाम था वो शायद इसके कारण पड़ा, ठीक है। आया समझ में। ग्लोमेरुला में ये दिक्कत था कि डिफ्यूजली अफेक्टेड होगा, हाइपर सेलुलर होगा, और फलाना फलाना एक्सुडेटिव और प्रोलिफरेटिव लीजन्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ट्यूब्यूल्स की बात कर लें, स्वेलिंग, हाइलेंड डिपॉजिट्स, स्वेलिंग होगी और हाइलेंड डिपॉजिट्स हमें मिलेंगी ट्यूबुलर सेल्स में। ट्यूबुलर ल्यूमन में कंटेन रेड सेल कास्टमर, क्योंकि जो यूरिन उसमें से ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ है यहाँ पे। ट्यूब्यूल्स में उसमें हो सकता है रेड सेल कास्ट हमें मिल जाए, ठीक है। इंटरस्टिशियम में क्या मिलेगा, ज्यादा कुछ सम डिग्री, बहुत ज्यादा इंटरस्टिशियम अफेक्टेड नहीं होती, तो इंटरस्टिशियल एडिमा हमें मिलेगा और ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा कि भैया ल्यूकोसाइट्स आ गए बहुत सारे। वेजल चेंजेस अगर हैं तो सेल्डमली प्रेजेंट होता है, कभी कभी वेजल चेंजेस, आर्टीरियल और आर्टीरियोल्स में चेंजेस प्रेजेंट होते। चार चीजें पढ़ना है। ग्रॉस में कैसा दिखना है, सॉरी ग्लोमेरुलर कैसा है उसका, ग्लोमेरुलम कैसा है उसका, ट्यूब्यूल्स कैसी हैं उसकी, इंटरस्टिशियम कैसा है और वेजल्स कैसी हैं, ठीक है। तीन भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा, वेजल का लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। देख लो, प्रोलिफरेटिव मेसेंजियल सेल्स है, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस है, एंडोथेलियल सेल्स का एनलार्जमेंट है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन है, और ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल पिक्चर है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फाइंडिंग्स को प्रूव करता है, लाइट माइक्रोस्कोप की सारी फाइंडिंग्स को बना देता है। डेमोस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन डेंस इर्रेगुलर डिपॉजिट्स हम्स ऑन द एपिथेलियल साइड ऑफ जीवीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पे हम्स देखेंगे, बस यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि हम्स कहाँ दिखते हैं, या फिर हमारा जो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जीएन है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा, तो हम्स में इर्रेगुलर इलेक्ट्रॉन डेंस इर्रेगुलर डिपॉजिट जिन्हें हम हम्स बोलते हैं, और दीज डिपॉजिट रिप्रेजेंट द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है वो हमें पता करते हैं, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पिंक कलर का, ये सारा आपका सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट से, लंपी बम्पी बोला जाता है इसको, लंपी बम्पी याद कर लेना। प्रोलिफरेटिव एंडोथेलियल सेल्स हमने देख लिए, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स भी देख लिए, मैसेंजर सेल हाइपरप्लेजिया हो ही जाता है। बस ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये ओरिजिनल फोटो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये जो है ये आपका जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट है, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखोगे तो आपको ये जो इर्रेगुलर हमें दिखेंगे डिपॉजिट्स मस्त चमक रहे हैं, जो कि आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबिन जी है, और कॉम्प्लीमेंट C3 आपको दिखेगा, तो ये C3 याद कर लेना, C3 दिखता है, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस। क्लिनिकल फीचर्स बस यही था। यहाँ पर अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन है हमारा हो चुका है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो टिपिकली द पेशेंट यंग चाइल्ड में बताया, मेजोरिटी जो है वो बच्चों में आता है, 2 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों में, ठीक है। प्रेजेंटिंग विद एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, मम्मी घबरा जाएगी, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं इसकी तो जो यूरिन है वो एकदम ब्लैक कलर की आ रही है, हैविंग सडन एंड अब्रप्ट ऑनसेट ऑन फॉर एपिसोड्स ऑफ सोर थ्रोट, मतलब फॉलोइंग इन, मतलब इतना एकदम से आया ये, लेकिन एक हफ्ते पहले आप हिस्ट्री लोगे तो बोलोगे कि हाँ गला लगा था, या फिर स्किन इन्फेक्शन, फुंसियां हुई थी या फोड़ा हुआ था, इस तरह की चीज बोलेगा। 1 to 2 वीक्स प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, 1-2 हफ्ते पहले ये चीजें घटनाएं घटी थी। माइक्रोस्कोपिक और इंटरमिटेंट हेमाटूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया क्या होता है, नॉर्मली लेस देन 3 आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, अगर 5 से ज्यादा आरबीसीज हमें प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो है हेमाटूरिया है, ठीक है, 5 से ज्यादा अगर आरबीसीज है। इंटरमिटेंट हेमाटूरिया के मतलब कोला कलर्ड यूरिन दिख रही है। रेड सेल कास्ट यूरिन के अंदर देखेंगे, माइल्ड नॉन सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया होगा, प्रोटीनूरिया हमने बताया था नेफ्रेटिक सिंड्रोम में। लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स है ना, लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 ग्राम इज नेफ्रोटिक रेंज होती है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें मिलेगा। हाइपरटेंशन हमने बात करी थी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, क्योंकि प्रोटीन कम है तो एडिमा आ जाएगी।
वेरिएबल ओलिगोयूरिया है, वो जो यूरिन की कमी है, डिपेंड करेगा कि जो किडनी है वो कितना अफेक्ट हुई है। तो ओलिगोयूरिया भी आ सकता है किडनी फेलियर में, मतलब किडनी में गड़बड़ी है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। लेस ऑफन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सिम्टम्स है नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वही लिखना है, थोड़ा घुमा दिया इन्होंने, पेरी ऑर्बिटल एडिमा लिख दिया अलग से, ओलिगोयूरिया जोड़ दिया, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो भी लिख दिया, ठीक है। एडल्ट्स में हमने बताया जो फीचर्स होते हैं वो एटिपिकल होते हैं, सडन हाइपरटेंशन, एकदम से बीपी बढ़ जाएगा, एडिमा आ जाएगी, और एजोटेमिया मतलब जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन रिच जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होंगे वो बढ़ जाएंगी, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आइदर केस इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, अगर इन केस हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, हाइपर हो भी सकता नहीं होता, लेकिन अगर डेवलपमेंट आता है आइदर केस में, दोनों में डेवलप बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन आता है, तो वो पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ साइड चला जाएगा कि हाँ उसको प्रोग्नोसिस उसकी अच्छी नहीं है, ठीक होने में परेशानी आ सकती है। प्रोग्नोसिस की बातें मैंने पहले ही बता चुकी, बच्चों में गुड प्रोग्नोसिस होती है और एडल्ट्स में बैड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। चलिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। मजा आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, और अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अपने जो दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके जो दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।